हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। इसका मेरा प्लान था फ्यूजन को डिस्कस करने का या किसी एमएफआई को डिस्कस करने का, बट इसमें बहुत एक कल न्यूज़ आया शाम को कि जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है उसमें एक इम्पैक्ट आया है। इंटरनल रिव्यू उन्होंने किया है, 2.36% ऑफ द नेट बुक का इम्पैक्ट आया है। और नेट बुक आई थिंक इनकी 66,000 करोड़ की है। तो उसके हिसाब से जो इम्पैक्ट है वो आ रहा है अराउंड 1,500 करोड़, जो इनके इंटरनल रिव्यू के हिसाब से आ रहा है। इन्होंने एक एक्सटर्नल एजेंसी को भी अभी बोला है कि इसको पूरा प्रॉपरली ऑडिट करो, और बाई Q4 उसका रिजल्ट भी आ जाएगा कि एक्चुअल इम्पैक्ट कितना है। और कल एनालिस्ट कॉल भी किया था मैनेजमेंट ने, तो उसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हम समझेंगे कि क्या हुआ था। तो सबसे पहले ये समझेंगे डेरिवेटिव इम्पैक्ट से जो इनको 1,500 करोड़ का लॉस आया है वो अब कहाँ एडजस्ट होगा। तो वो पहले अगर बिकॉज अभी ये इन्होंने बाद में रिव्यू किया, जो कि मुझे इतना समझ नहीं आया। बिकॉज आपका क्या होता है ट्रेजरी में, आपका मिड ऑडिट हो गया, फ्रंट ऑडिट हो गया, बैक ऑडिट हो गया, जो जिसे कहते हैं कॉन्करेंट ऑडिट हो गया, वो सब चलते रहते हैं। फिर आरबीआई भी ऑडिट करता है, बहुत सारे ऑडिट होते हैं ट्रेजरी में। तो ऐसा कैसे हुआ कि ये पिछले एक दो महीने में ही ये चीज़ें बैंक के सामने निकल के आई। फिर इनका इन्वेस्टर कॉल भी हुआ था रिजल्ट के बाद, तो वहाँ पे भी कुछ बताया नहीं है। ऊपर से अभी रिसेंटली जो आरबीआई है उन्होंने अपना इंडसेंड ने, उनके सीईओ ने 3 ईयर का एक्सटेंशन मांगा था, सिर्फ 1 साल का ही दिया है। और ये दोबारा हो रहा है, पहले भी इन्होंने 3 साल का मांगा था, तो शायद एक एक ही दिया था पिछले बार भी, 1 या 2 साल का ही दिया था। तो अभी जब कल एनालिस्ट कॉल में, तो मैनेजमेंट जो इनके सीईओ हैं उन्होंने खुद बोला कि आई थिंक द आरबीआई इज़ नॉट कंफर्टेबल विद माई लीडरशिप स्किल्स एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तो अभी ये भी देखना है, और शायद इसका एक भी एक्सटेंशन कम करने का एक ये भी रीज़न रहा होगा कि इनका एक तो एमएफआई बहुत बेकार कर रहा है, जो 9% ऑफ द बुक है इनकी, और उसमें बहुत ज़्यादा 7% का जीएनपीए का फिगर है उसमें चल रहा है इस टाइम पे। तो एमएफआई वाला पोर्टफोलियो इंडसइंड बैंक को ऑलरेडी परेशान कर रहा है, तो आरबीआई ने वो भी ध्यान में दिया होगा। फिर इनका ये भी निकल के आया है कि जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है उसमें इम्पैक्ट, तो उसका भी शायद ध्यान रहा होगा आरबीआई को, तो शायद इसीलिए एक्सटेंशन नहीं दिया है। तो अभी कल मुझे एक कमेंट भी आया था कि कल नहीं, आज सुबह ही एक कमेंट आया कि अब इंडसइंड बैंक बहुत चीप हो गया है, बहुत गिर गया है, तो क्या वैल्यूशंस अट्रैक्टिव हैं। ये एक मुझे गलत थॉट प्रोसेस लगता है और बहुत इमेच्योर थॉट प्रोसेस लगता है। क्लियरली मतलब समझ आता है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में। ये मतलब मैं सबका स्टैंड नहीं ले सकता हूँ, आप अपने एंड पे आपको जो करना है आप कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली जब पता चल रहा है, हमको दिख रहा है देयर आर 1000 क्ल्यूज़ की हर तरफ से बैंक को अभी परेशानी हो रही है, हर तरफ से इट इज़ फेसिंग एन इम्पैक्ट। चाहे वो एमएफआई का बिजनेस हो, जिसको आप एक सेकंड स्क्रीन पे आप नज़र मारो, ज़्यादा आज स्लाइड्स दिखाने को नहीं है, तो एक बार आप स्क्रीन पे देखेंगे जो नेट कलेक्शन एफिशिएंसी, इवन दो थोड़ा सा हमको लगेगा कि यहाँ पे बॉटम आउट हो गया, इनका पीक आ गया है, लेकिन फिर भी जब तक एक्चुअल पीक नहीं आता है तब तक कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड कस्टमर्स देखेंगे, 0 to 90 डीपीडी, डेज पास ड्यू मीन्स, ऐसे कस्टमर्स के लोन्स, जितना भी आउटस्टैंडिंग लोन हर एक टिपिकल ऐसे कस्टमर के पास है जिनका ईएमआई 0 डेज से ऊपर नहीं आया है और 90 डेज़ के पीछे है, मीन्स 0 to 90 डेज़ हो चुके हैं कहीं ना कहीं उनके ईएमआई को आए हुए हुए। तो ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट अभी उन्होंने प्रॉपर नहीं किया है, 90 डेज़ के ऊपर वो एनपीए में जाते हैं। तो 0 to 90 स्टैंडर्ड कस्टमर्स जो हैं उनसे कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत कम हो गई थी बीच में। आप देखेंगे अगर जुलाई 24 से, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हाई गई थी अप्रैल 24 में 98.5 की। अब मैं डार्क वाली चार्ट को बात कर रहा हूँ। फर्स्ट चार्ट में 2 लाइन है, तो मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। वो ड्रॉप हुई नवंबर 2024 में 93.4, अब 94.9 आ गई थी दिसंबर में। तो नवंबर 24 में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को भी मैंने बताया था कि वहाँ पे उनका साइकिल रिवर्स कर रहा है, पीक आउट कर रहा है, साइंस हैं। अब देखना पड़ेगा Q4 में एक्चुअली करता है या नहीं। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि कुछ साइंस तो हैं। ओके, कलेक्शन एफिशिएंसी नीचे गई गई ऑब्वियसली गई अप्रैल 24 से, लेकिन अब रिवर्स हो रही है। अगर आप करंट कस्टमर्स भी देखेंगे जो 0 DPD हैं, 0 DPD मीन्स ऐसे कस्टमर्स जिनसे लोन की दिक्कत नहीं चल रही थी, जिन्होंने टाइम पे लोन दिया है, अभी भी दे रहे हैं, और आगे का तो ऑब्वियसली किसी को पता नहीं होता है, लेकिन दे आर करंट कस्टमर्स। ये कुछ स्टैंडर्ड में नहीं गए हैं, डीपीडी में नहीं गए हैं, ये 0 DPD में हैं अभी। तो इनसे मतलब जो पहले भी अच्छे से इनसे कलेक्ट हो रहा था, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो 99% जो हुआ करती थी कलेक्शन एफिशिएंसी मार्च 24 में, वो अभी हो गई है 99.5। तो मतलब पहले से तो ठीक ठाक ही इम्प्रूव हो रहे हैं। 98 भी चली गई थी बीच में, और 98
आप देखेंगे कि मैं 98 को यहाँ पे कम कह रहा हूँ, और मैंने पहले वाली में 97 को 98 को ठीक ठाक कहा था, लेकिन इसमें आपको समझना है कि ये करंट कस्टमर्स हैं। करंट कस्टमर्स में अगर कलेक्शन एफिशिएंसी आपकी हाई रहनी चाहिए, 99 से ऊपर रहनी चाहिए आइडियली, बिकॉज अगर करंट कस्टमर्स में ही आपकी एफिशिएंसी ख़राब हो रही है, तो जो स्टैंडर्ड हैं, जो जो डेज पास ड्यू हो चुका है जिनका अकाउंट, तो वहाँ पे कितना दिक्कत आएगा। तो इसीलिए करंट का ऑलवेज ज़्यादा रहना चाहिए। दूसरा चार्ट देखो बगल में, न्यू स्ट्रेस फॉर्मेशन। तो इतना दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये इंडेक्स्ड किया हुआ है चार्ट को, ट्रेलिंग 3 मंथ का एवरेज भी है, ताकि जो शॉर्ट फ्लक्चुएशन है वो स्मूथ आउट होती रहें। तो एसेंशियली इस ग्राफ का मतलब क्या है, फ्रेश फ्लोज फ्रॉम करंट बकेट, जो मैंने आपको बताया, करंट बकेट मीन्स उस बकेट में ऐसे कस्टमर जो हैं जो टाइम पे ईएमआई दे रहे हैं, टू डीपीडी 0+। मतलब करंट बकेट में से ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो पहले करंट बकेट में थे, अब वो ट्रांजिशन हो गया उनका, वो फ्रेश फ्लोज वो फ्लो कर चुके हैं डीपीडी 0 में, मींस उनसे कहीं ना कहीं ईएमआई अब मिसिंग आना शुरू हो गया है। तो ऐसे कितने कस्टमर थे, 100 पे इन्होंने इंडेक्स्ड किया हुआ है। तो अप्रैल 24 में अच्छा था, 95 पे, जितना कम उतना अच्छा होगा यहाँ पे, इंडेक्स्ड के बाद मैं की बात कर रहा हूँ, 100 के बाद। फिर अचानक 132 बढ़ा, फिर 173, फिर 2 पीक किया इन्होंने अक्टूबर 24 में, 432 पे चला गया था। कहाँ 100 पे आपने इंडेक्स्ड किया है, अब कहाँ वो 432 पे चला गया था, अभी वापस वहाँ से डिक्लाइन आना शुरू हुआ है। तो Q4 में अभी इनका क्या कहना है कि हमारे फ्लोज जो हैं वो नॉर्मल चल रहे हैं, प्रॉपर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी हमको हम थोड़ा एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट देख सकते हैं, जितना भी क्रेडिट का हिट लेना है हमको, इसमें जो MFI का सेगमेंट है इनका, जो 9% ऑफ द एंटायर लोन बुक है, उसमें हम जितना भी क्रेडिट कॉस्ट लेना है, हमको हिट लेना है, वो हम Q4 में लेंगे। अब Q4 में आप देखो क्या होने वाला है। Q4 में एक तो MFI का हिट लेने वाले हैं, जितना भी एक्सेलरेटेड प्रोविजन राइट ऑफ करें या एडिशनल प्रोविजनिंग लें या कुछ भी करें, इनका Q4 में अच्छा हिट MFI का आने की उम्मीद है। मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, नो बडी नोज, बट हम एक फेयर गेस यहाँ से कर सकते हैं। अब ये गेस आप तभी कर सकते हो जब आपको एक्चुअल चीज़ें पता है, आपको एनालाइज करना आता है। GNPA NNPA के फिगर रट के आप बैठे हो तो ये कभी आप चीज़ें एनालाइज नहीं कर पाओगे, और वो बहुत बेसिक बच्चे करते हैं वो चीज़। तो आप अगर देखोगे MFI से इनको हिट आने वाला है Q4 में, प्लस Q4 में इनको ये 1500 करोड़ का डेरिवेटिव जो इम्पैक्ट है इसका भी हिट आएगा। एंड दे आर सेइंग दैट दे विल टेक द हिट ऑन नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब अपने इंटरेस्ट पे हिट लेंगे, बिकॉज कहीं अगर ये अब ये लॉस इनका आया है बुक में, तो ये कहीं ना कहीं इनको दिखाना है। अगर पहले से ये चीज़ें ठीक करके चलते, इंटरनल रिव्यू की ज़रूरत ना पड़ती, तो शायद ये स्वॉप लॉस में ये दिखा सकते थे अपना, जो भी इनको फॉरेन करेंसी का इन्होंने बोरोविंग या डिपॉजिट किया है उसके ऊपर इम्पैक्ट है, उसके ऊपर हेजिंग का जो इम्पैक्ट है, किसी क्लाइंट से रिलेटेड ये इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है कि किसी क्लाइंट अकाउंट से, किसी बैंक अकाउंट से एनपीएस का ये इम्पैक्ट नहीं है, दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन डेरिवेटिव अकाउंट्स। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे, वहाँ पे 15 करोड़ का हिट आएगा। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का मैं प्रॉफिट देखूँ, नेट प्रॉफिट, तो वो था 7,200 करोड़। सो Q4 में अगर मैं मान के चलूँ, मुझे लगता है Q4 का जो रिजल्ट रहेगा वो नेट प्रॉफिट इनका नेगेटिव रहेगा, बिकॉज दो तरफ से इनको हिट पड़ रहा है। तो अगेन मतलब ये आपको थोड़ा इंडिकेशन मैंने दिया है, बट अगेन एज ऑलवेज कोई इसमें इन्फ्लुएंस मत होना मेरी बात से। मेरा काम है यहाँ पे आपको जो चल रहा है उसको ईजी वर्ड्स में आपको समझाना। इट डजेंट मीन कि मैं आपको इस स्टॉक से निकलने के लिए कह रहा हूँ, और ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एवरेज अप एवरेज डाउन कुछ करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मतलब वो थिंकिंग से आप बाहर निकलो। इनफैक्ट अगर आपको लास्ट एक स्लाइड दिखाऊं कंज्यूमर बैंकिंग में, तो कमर्शियल व्हीकल का है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का है, स्मॉल सीवी का है, बहुत सारा पोर्टफोलियो है। आपको Q3 ऊपर वाला जो टेबल है वो Q3 FY25 का है, इसमें ग्रॉस एनपीए और उनका ग्रॉस एनपीए का परसेंट लिखा है। नीचे वाला Q2 FY25 का है, इससे पहले वाले क्वार्टर का। तो आप देखेंगे इससे पहले वाले नीचे वाले टेबल में आप देखेंगे, आप आओ ऑलमोस्ट थर्ड लास्ट कॉलम में माइक्रो लोन्स, तो है माइक्रो पोर्टफोलियो माइक्रो फाइनेंस का। उसमें आप देखेंगे ग्रॉस एनपीए था 2259 करोड़ का, जो ग्रॉस एनपीए का परसेंट में वो था 6.54 का। अब सेम ऊपर सीधे ऊपर आप नज़र मारो, इसी कॉलम में यह Q3 FY25 का बढ़ गया है। माइक्रो लोन्स का ग्रॉस एनपीए बढ़ गया था, 2432 आ गया था, और ग्रॉस एनपीए का परसेंट भी 6.54 से लेके अब 7.05 हो गया है। तो अगेन
बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मैनेजमेंट, सबसे पहले स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। 3 मेजर प्रॉब्लम्स मुझे अभी इस बैंक के साथ लग रही हैं। पहला तो जो इम्पैक्ट आया 1500 करोड़ का, ये Q4 में अब्जॉर्ब करेंगे अपने प्रॉफिट से लेके। इन्होंने बोला है, मैनेजमेंट ने कल जो एनालिस्ट कॉल किया था उसमें बोला था कि वी आर नॉट गोइंग टू टच द जनरल रिजर्व्स। तो जो भी इनका नेट बुक है, वहाँ नेट वर्थ है, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो एग्जैक्ट रहेगी। जितना भी हिट आना है वो प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक कह रहा है कि इनके पास 16% का है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट अगेन बैंक तो आके बोलेगा ही, मैनेजमेंट बोलेगा ही कि वी हैव सफिशिएंट कैपिटल एडिक्वेसी टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, वो आपको ध्यान देना है। दूसरा इम्पैक्ट, अगेन मैं समराइज कर रहा हूँ, MFI में आने वाला है, बिकॉज Q4 में काफ़ी क्रेडिट कॉस्ट, जितना भी MFI का आना है वो लेंगे। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारा जो पीक आएगा वो Q4 FY25, जो ये वाला क्वार्टर चल रहा है, वो पीक होगा। उसके बाद हम बॉटम आउट कर देंगे Q1 FY26 से। तीसरा इम्पैक्ट मैनेजमेंट ट्रांजिशन का। मैनेजमेंट ट्रांजिशन का इम्पैक्ट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज अगर RBL बैंक का आपको याद होगा 2021 में, तो उसका भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ था। 3 साल का एक्सटेंशन मांगा था, 1 साल का मिला था। और RBL ने कोई, आपको पता ही है कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। 1 साल तक वो ऑलमोस्ट स्टॉक गिरता रहा, उसने बॉटम बनाया था। एक सेकेंड देख लेता हूँ, नॉट रियली श्योर। RBL, यस, अगर मैं 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे देखूं इसको, तो इन्होंने बॉटम बनाया था कहीं ना कहीं अपना जून 2022 में। तो 1 साल लग गया था इनको बॉटम बनाने में। बंधन बैंक का भी यही था, बंधन बैंक ने तो आज तक वो बॉटम ही बनाता आ रहा है। तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आया था कि 5 साल का मांगा था या 3 साल का मांगा था, 2 का मिला, 5 का मांगा था तो 3 का मिला। उसमें भी कोई ऐसा न्यूज़ फ्लो था उस टाइम पे। तो खैर उसका तो क्या ही बोलें, उसका तो क्या ही, उसका काफ़ी परेशानी है उस बैंक के साथ। एक बार देख ही लेता हूँ, आई डोंट वांट टू टेल यू एनीथिंग रॉन्ग। हाँ, मतलब बंधन बैंक तो आप देखो वो गिर ही रहा है। अगर 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे भी देखूँ तो 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे भी वो गिर रहा है। 22 में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जितना मुझे ध्यान है। हाँ, तो अगेन वही प्रॉब्लम है। तो मैनेजमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट ट्रांजिशन में प्रॉब्लम आएगा तो ये बैंक भी 1 साल तक गिरता रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट ट्रांजिशन इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अ बैंक। पर्टिकुलरली बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। आप किसी और इंडस्ट्री में हैं, आप मैनेजमेंट ट्रांजिशन कर लेंगे, बिकॉज बैंक का पर्टिकुलरली जैसे इंडसइंड है, स्कोप बड़ा है बैंक का बहुत। और बैंक को मैनेज करना आसान थोड़ा ही है, इतना बड़े बैंक को मैनेज करना। फिर ऊपर से अगर आपका जो जो कोर होता है, जिसके अराउंड बैंक चलता है, जिसका थॉट प्रोसेस जाता है उसको मैनेज करने में, और हमको किस सेगमेंट में जाना है, कहाँ पे हमको कर्टेल करना है, कम करना है, कहाँ पे बढ़ाना है, कितने ईल्ड पे हमको कॉम्पिटिटिव हमको रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, क्लाइंट से रिलेशनशिप मैनेज करवाना, दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूशन से रिलेशनशिप मैनेज करना, CEO का, MD का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसको अब जो ये करंट CEO है, इनको लगता नहीं है कि इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी 1 साल तक ही रहेंगे। फिर ट्रांजिशन की बात होगी तो उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मतलब मैं तो पर्सनली, ये उड़ता तीर वाली बात हो जाएगी, तो मैं ये लेने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। कितना भी स्टॉक गिर जाए, जब तक हमको विजिबली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक ढंग का टर्न अराउंड नहीं दिखता है कि हाँ फाइनली अभी अच्छा करने लगी है, MFI पेन हट गया है, ये जो इनका अभी एक्सटर्नल ऑडिट का जो रिजल्ट आएगा उसको भी देखना है। अभी तो इंटरनल ऑडिट ने निकाला है 1530 करोड़ के अराउंड जो इम्पैक्ट है। मे बी एक्सटर्नल का ज़्यादा हो, इवन दो मैनेजमेंट ने बोला है कि बहुत मटेरियल चेंज नहीं होगा जो एक्सटर्नल ऑडिट का जो रिजल्ट आएगा, बट देखना पड़ेगा, थोड़ा सेटल डाउन होने दो स्टॉक को। मतलब अगेन पर्सनली नो रिकमेंडेशन, सॉरी वैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है पर्सनली, तो आई एम जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग एंड लर्निंग कि बिकॉज बैंक में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट ईजी। मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज कैसे ये सब का आप, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को हम कितना भी एनालाइज कर लें, हर, मैं एडवांस से एडवांस एनालाइज करके एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ, बट ये चीज़ें तो हमें कहाँ से समझ आएंगी, नहीं पता चल सकता। देयर इज़ नो वे, नो way on earth that we would be able to find such a thing before it happens। जब पता चलेगा तब तो सबको ही पता चलेगा। तो ये था इंडसइंड बैंक के बारे में। कोई डाउट है, आई नो बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो कोई डाउट है तो यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।